चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ एंड एबिलिटी का। जो प्रीवियस बैच से हैं वो भी साथ हैं। इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन की है। सबसे पहले ये एक सिंपल मैथ का सेशन रखा था, अब इसमें करंट अफेयर भी ऐड कर दी हैं। तो मैथ के टॉपिक तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर जो होंगे 2022, 2023 और सितंबर गुजर जाएगा तब तक 2024। टोटल कितने मंथ्स बन जाएंगे? 12, 12 और 9, 24, और टोटल हो जाएंगे 33 मंथ्स। लेकिन इसमें जो मेरी इसमें सर्विसेज होंगी वो ऑलमोस्ट 25% होंगी, और 75% आपने खुद से करने हैं। करंट अफेयर डिस्कस जरूर कर लेंगे, नोट्स ऑलरेडी आप सबको अवेलेबल हैं। वो सारे मैंने उसमें चैनल पे दिए हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। मजीद उसमें जो एक्सप्लेनेशन होगी तो वो क्लास में जब हो जाया करेगी, क्योंकि मैथ बेसिकली एक बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। तो इसको हम एंड पे जब थक जाएंगे मैथ को एंड करेंगे, तो हम करंट अफेयर जो 15-20 स्लाइड्स होंगी उनको सरसरी तौर पे देख लेंगे, ताकि अगर कोई एग्जाम में आता है तो उसको जो है वो क्लिक कर जाए। तो ये साथ साथ टेस्ट में जो है डेफिनेटली जो है वो ऐड होंगे करंट अफेयर हर टेस्ट में। मेन हमारा जो सेशन है, वालेकुम सलाम, वो मैथ एंड एबिलिटी का है। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं बेसिक्स, और जो पीपीएससी, एफपीएससी या एमपीटी के हवाले से कंफ्यूजन आती है, उन सबको जो है वो आज ही क्लियर कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएं। इसकी लास्ट डेट भी मैंने एक्सटेंड कर दी थी, क्योंकि प्रॉपर हमने मंडे से स्टार्ट करना है, और बेसिक्स वैसे ही सबको अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी, और आप सबके क्वेश्चन लास्ट पे हो जाएंगे। अच्छा, मैथ की डेफिनेशन कुछ ये करते हैं कि मेंटल अब्यूज टू ह्यूमंस, इससे एग्री करते हैं आप? वालेकुम सलाम। कि दिमाग की जो है वो दही हो जाती है मैथ करने से। ये सबकी जो है वो अपनी अपनी जो है वो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। मैथ के हवाले से सबसे बड़ा जो है वो मैथ का फोबिया है, कि मैथ का क्वेश्चन आ गया तो हम यही उसमें कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगी, या हम सवाल इसके हल नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ वो सब्जेक्ट है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शहर में रह रहा है, देहात में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो हो सकता है वो साइंस से उसका पाला ना पड़ता हो, फिजिक्स से ना पड़ता हो, और सब्जेक्ट जनरल नॉलेज से उसका पाला ना पड़े, जियोग्राफी से ना पड़े, पाकिस्तान अफेयर के बारे में वो ना जानता हो, लेकिन इसके बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिंपल सबको याद होती है, मैथ जो है वो गेम ऑफ नंबर्स है। कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर रहे हैं, चाहे कोई देहात में रह रहा है, चाहे वो शहर में रह रहा है, चाहे उसका कोई ताल्लुक है नहीं है, लेकिन मैथ जो है वो असेंशियल पार्ट है। इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी साइंस है, वो सारी की सारी जो है वो मैथ पे बेस कर रही है। तो इसके बगैर तो बिल्कुल आप बाजार में कोई सौदा सलफ लेने चले जाएं तब भी हिसाब किताब करना है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें जो है वो यूज होंगी। ऐसा ही है, इससे एग्री करते हैं? डिसकैलकुलिया वो अलग से हो जाता है, वो भी डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत फेवरेट मीम मेरी ये, और ये किड भी बड़ा जो है वो फेमस होता है मीम्स में, और ये हमें जो है वो इमेजिनेशन में ले जाती है। हम दो चीजें मैथ में कहते हैं, कि जब उस्ताद कहता है कि सपोज कर लें, या हम कहते हैं कि जो हमारे पास अननाउन है और एक्स की वैल्यू बताएं, तो हमें लगता है कि एक्स बहुत वैल्यूएबल थी, बट यहाँ पर जो है वो एक्स और ही ज्यादा परेशान कर देता है। तो सपोजिशन है, इसमें कंसीडर करना है चीज़ों को, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसी में आती हैं। जैसे इसमें एक आज ही मैं मीम देख रहा था, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो मैथ से रिलेटेड। उसमें उसने प्रूव किया हुआ था कि जो स्टडी होती है, अब वो
पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो मे बी मैं देखता हूँ अगर मिल जाती है तो उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ से किस तरह से जो है वो हम नंबर से खेलते हैं। इससे एग्री करते हैं कि नो स्टडी इज इक्वल टू फेल। ऐसा ही है, अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और अगर स्टडी करेंगे तो नो फेल। ऐसा ही होगा। ये तो सिंपल लिटरेरी एक, आप इसको कह लें कि हमारे पास इक्वेशन बन रही है। तो वो कहता है कि मैथ में ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, तो दोनों को आप जमा कर लें। नो स्टडी प्लस स्टडी और फेल प्लस नो फेल। वो कहते हैं यहाँ पे आप स्टडी को कॉमन ले लें, तो नो बाहर चला जाएगा प्लस वन, और यहाँ से जो है वो फेल को कॉमन ले लें, और ये इक्वेशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। और स्टडी का मतलब क्या हुआ, स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल। तो ये बेसिकली मैथ की एक ब्यूटी है जिसमें सपोजिशन पे चलते हैं। सिंपल डेफिनेशन हमें जो मास्टर में टीचर्स बताया करते थे कि मैथ में हमने एक बिल्कुल डार्क रूम में एक ब्लैक कैट को प्रूव करना है, और एक्चुअली ना कोई वहां पे ब्लैक कैट है, ना कोई डार्कनेस है, और ना ही जो है वो कोई रूम एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये सपोजिशन पे ये सारी चीजें चल रही होती हैं, और हम जरा तखय्युल में चले जाते हैं इसके हवाले से, और एक्सीडेंटली जो है वो सॉल्व कर लें तो हमें लगता है कि हम जीनियस हो गए हैं, अब हमें कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है, और हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पावर हासिल कर ली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें करनी है। खैर ये तो इसमें हो गया ये चीज़। अब आते हैं ज़रा एग्जामिनर अप्रोच पे। 2020 में जो है मैथ का ट्रेंड जो है वो तब्दील हुआ, सब सब्जेक्ट का चेंज हुआ पीपीएससी में। और 2017-18 में एफपीएससी ने अपना डिफाइंड सिलेबस देना शुरू किया। उससे पहले बहुत अजीबो गरीब आते थे, और साथ इन्हीं सालों में एमपीटी स्टार्ट हुआ। तो पिछले जो 5 साल हैं वो काफ़ी डेवलपमेंट के हैं, हर सब्जेक्ट के हवाले से, सिर्फ मैथ के हवाले से नहीं, इस्लामियात को देख लें, उर्दू को देख लें, सारे सब्जेक्ट ही मॉडिफाई हुए। और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एग्जामिनर की अप्रोच है कि वो तब्दील हो चुकी है। ये कहानी कुछ सुन के आपको याद आती है, कोई कहानी बचपन में पढ़ी हुई कि एक दोस्त जो है वो लेटा हुआ है और एक रीछ उसको जो है वो सूंघ रहा है, और एक दोस्त जो है वो दरख्त पे चढ़ा हुआ है? कोई ऐसी कहानी पढ़ी थी बचपन में कि दो दोस्त जंगल में जा रहे थे और अचानक से जो है वो एक रीछ आ गया, एक दोस्त को दरख्त पे चढ़ना आता था और दूसरा नहीं चढ़ सकता था, उसे पता था कि जी रीछ मुर्दा इंसान को नहीं खाता, और वो सांस बंद करके रोक गया, रुक रोक रोक के सो गया। और रीछ ने जब उसे सूंघा और बाद में चला गया, तो दोस्त ने उसे कहा कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। ऐसे ही था कोई कहानी, आई थिंक सो, यही इसका जो है वो थीम था। लेकिन जो ट्रेंड जो है 2020 के बाद, 2020 से 2024 आप कह लें, अब उसमें कहानी बिल्कुल वही है। दो दोस्त जो है वो इम्तिहान देने गए हैं या उसमें जंगल में गए हैं, और एक दरख्त पे चढ़ गया और दूसरा जो है वो सांस रोक के नीचे सो गया है। और जैसे ही उसके पास रीछ आया तो रीछ ने उसी के कान में कहा है कि पुत्र सीधा हो जा, कहानी मैंने भी पढ़ी हुई है। तो अब रीछ ने भी वो कहानी पढ़ ली है, तो अब वो ट्रिक काम करने वाले नहीं है कि जो है वो हम सांस लेट के उसमें सांस रोक के लेट जाएं और हमारा सवाल जो है वो हल हो जाए। तो एग्जामिनर को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई कर रहा है टाइम टू टाइम, तो हमने भी अपनी मॉडिफिकेशन उसी हिसाब से ले चलनी है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल ये नहीं हो सकता कि हम ABCD या इस तरह से सवाल हल करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लेके चलेंगे। नियर अबाउट जो नोट्स हैं उसमें 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं।
बिल्कुल। उसके बाद ऑलमोस्ट 200 टू 250 जो है, इसमें क्वेश्चंस हमने अलग से करने हैं। और जो आपकी तरफ से क्वेश्चंस होंगे वो इसमें एक्स्ट्रा है। अब इन क्वेश्चंस में से 1400 में से हम 500 टू 700 जो है वो सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ के करीब जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करने हैं इनमें भी। और जो आपकी तरफ से होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैथ का, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। देखने से समझ आ जाएगा, उस वक्त करेंगे तब भी समझ आ जाएगा, जब पेपर में बैठेंगे तो फिर वो आए बाएं शाएं हो जाएगा कि क्या हो गया है और क्या हमने करना था, और अब हमसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो जो साथ एक चीज है, जो फंडामेंटल चीज है, वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है। मैंने मास्टर मैथ में किया। मैथ मेरा हमेशा से फेवरेट था। लेकिन कई बार ब्लंडर हुए, एग्जाम में भी गलत हुए क्वेश्चन, या इवन जो है इस वक्त जब टीच करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो नोट्स पढ़े हुए हैं मैंने उठाने हैं और मैंने स्टार्ट कर देना है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं अगेन फिर से सॉल्व करता हूँ। ना सिर्फ उनका कोई ना कोई नया मेथड मिल जाता है, बल्कि जो चीज़ें पहले से होती हैं वो भी पॉलिश हो जाती है। तो प्रैक्टिस के बगैर मैथ पॉसिबल ही नहीं है। अब जिन्होंने मैथ मैट्रिक तक पढ़ा था, जिन्होंने मैथ, जिनको उसमें भी इशू आता रहा, अब इशू आता रहा, उन सब चीज़ों को भूल जाएं। तो हमने जब अब नए सिरे से चीज़ें करनी है तो स्टार्ट से ही चीज़ें लेके चलनी है। नोट्स सबसे बड़ा मसला होता है। सेशन स्टार्ट करना है जी, नोट्स दे दें। मैथ में नोट्स का कोई इशू नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे चाइनीज में हमें कोई डॉक्यूमेंट दे दे जिसको चाइनीज नहीं आती, जर्मन में हमें कोई बुक दे दे, तो हम जाहिर सी बात उसको नहीं पढ़ सकते, चाहे वो जितनी कीमती ही क्यों ना हो। वो हम अपने राज लिख के दे दे जर्मन में, जाहिर सी बात है मुझे जर्मन नहीं आती, तो मैं उसको, अब गूगल ट्रांसलेटर एक अलग चीज है, बट हम इससे टोटली जो है वो अनअवेयर ही रहते हैं और फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं। वैसे 4 5 सवाल आज हमने करने भी हैं जो हमने एग्जामिनर अप्रोच को देखना है। क्लियर है यहाँ तक? मैथ सिंपल जो है, मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स है। हमने जो है वो नंबर्स को मैनिपुलेट करना है। कहीं हमने रिवर्स जाना है, कहीं फॉरवर्ड जाना है। तो सिंपल हमारी नंबर गेम है। और हमने अपने जो है वो टारगेट को अचीव करना है। अब आते हैं जो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एडिशन। अच्छा, इसकी मैं जो है शॉर्ट शॉर्ट वर्कशीट्स बना दूंगा, सिंपल। और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये चार हमने जो है वो पहले करने हैं। और अगर ये चार कॉन्सेप्ट जो बेसिक अरिथमेटिक के हैं, अब देखने में ये बड़े आसान लग रहे हैं कि हमने एडिशन सीखनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या डिवीजन करनी है। हमारी 90% जो है वो मैथ इसी पे, इन चार कॉन्सेप्ट्स पे। अगर ये चार कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, इनको हम करना जानते हैं, इनके हम ट्रिक्स जानते हैं, तो बड़े से बड़ा जो सवाल होगा वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो कहते हैं कि एक आदमी का जो है वो जो शिप थी वो खराब हुई और उसने मैकेनिक को बुलाया। और मैकेनिक जो बिल्कुल बड़ी कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो सकी थी, और उसने सिंपल आके एक जगह से हथौड़े को बजाया और 2 3 नट उसके जो है वो टाइट कर दिए, और उससे $10,000 मांग लिए। और वो इस पे सरप्राइज था कि जो है वो इतनी प्राइस कैसे। तो उसने सिंपल जो है जो वर्क किया है उसकी प्राइस $2 है, लेकिन कैसे करना था और कहाँ पे करना था उसको स्ट्राइक, उसकी प्राइस जो है वो $9,998 है।
तो ये तो बड़े आसान से हैं, लेकिन कब इनको यूज करना है और कैसे यूज करना है, सबसे बड़ी गेम इन्हीं की ये है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन इन दोनों की जो है वो सिंपल जो वर्कशीट है वो कल मैं बना दूंगा, आपको मिल जाएंगी कल आपको। और आपने उनको सॉल्व करना है, कहीं कोई इशू आएगा तो उसको देख लेंगे। वैसे इसमें आना नहीं चाहिए कि जैसे सिंपल 24 और 37, अब इसको जमा करने में तो कोई इशू नहीं है। वैसे ऐसे सवाल अब एक्सपेक्ट नहीं करते, ना ही वो अब आएंगे पेपर में, लेकिन बेसिक्स यही है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों जो है वो हमने इनको करना है। चलें जी, ठीक हो गया। अब आ जाए मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन वैसे तो इजी सब्जेक्ट है, जो सिंपल, अगर इसमें मल्टीप्लाई करना हो 273 मल्टीप्लाइड बाय 83 तो बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब डेसिमल की बात होती है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दिस वन, इस तरह के सवाल हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। और ये हमें जो है वो अजीब लगना शुरू हो जाते हैं। 0.4, बिल्कुल 710। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनको हम प्रॉपर पढ़ेंगे, और इनको जो है वो फिर इनकी जो है वो वर्कशीट के हवाले से काम करेंगे। वो डेसिमल सिस्टम वो और है जो 10 की बेस पे हमारी करेंसी है। और सेम केस जो है वो डिवीजन का 24/002। 24/2, ये तो आसान सा, ये इसमें किसी को इशू है? 24/2, 12। और ये वाला, दिस वन, 0.00024 डिवाइडेड बाय 0.002। तो इनको डेफिनेटली हमने सॉल्व करना है। और इसका सिंपल आंसर 0.12 है। कैसे आएगा? कल हमने बेसिक इन दो चीजों को करना है। तो जो सिंपल हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, या मल्टीप्लिकेशन है, इनको तो आप खुद करेंगे वर्कशीट से। उसमें आप कह लें क्लास 1 2 में भी अब यूज हो रहे हैं, क्लास 1 2 3, ये इनका जो है वो सब्जेक्ट मैटर। इवन आप नर्सरी प्रेप में भी चले गए हैं, प्रेप में तो जरूर आ गए हैं। जो सिंपल इनके जो है वो रूल्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जो डेसिमल वाली है, इसको हम अलग से करेंगे, क्योंकि इसके सवाल हमें कम से कम एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन जो है वो जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, स्पेशली बॉड मास में, इस तरह के, तो फिर जाहिर सी बात है हमें कॉम्बिनेशन में ये करने पड़ते हैं, तो वहां पे हमें इश्यूज आते हैं। लेकिन हो ये उसी तरह से रहे होते हैं। अच्छा, कुछ साइन देख लें। अब इन साइन में जो है वो इशू नहीं होना चाहिए। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इक्वल है, और ये होता है नॉट इक्वल, लेस देन, मोर देन। अब इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे 12 ग्रेटर देन 6, दिस वन। और ये सवाल आई थिंक पिछले पेपर में आए हैं, ये जो अभी पेपर हुए थे लास्ट वीक में, उसमें ये साइन यूज हुए। या 18 < 24। इसमें कोई कंफ्यूजन होती है कि इसमें कौन सा साइन किसकी तरफ होगा?
हमारे पास दो साइन है। एक है लेस देन का, एक है मोर देन का। इसको हम कहते हैं मोर देन, और ये हमारे पास है लेस देन। अच्छा, राइट हैंड ग्रेटर और लेफ्ट हैंड जो है वो लेस देन, एग्जैक्टली। अब इसमें एक सिंपल चीज, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं, जैसे ये वाला है, 24 इज ग्रेटर देन 12, या 10 इज लेस देन 24। इसका सिंपल सा एक ही मेथड है, जिसकी तरफ ये माउथ ओपन है वो हमेशा लार्जर होगा। अब ये इस तरफ है तो 24 ग्रेटर देन 12। अब यहाँ पे भी वही चीज है, 24 ग्रेटर देन 10, दिस वन। तो जिसकी तरफ ये ओपन होता है बेसिकली लार्जर हमारे पास वही होता है। दूसरा लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा अलजबरा में दोनों यूज होंगे। और ये लास्ट पे जो है वो परसेंटेज का साइन है। ये हमारे पास है फ्रैक्शन है। और इज एम आर जो हमारे पास वर्बल स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि पेपर में वर्बल स्टेटमेंट्स होंगी, उनको हम प्रॉपरली कल करेंगे कि वो जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आएगी तो उसको हम डाइसेक्ट कैसे करेंगे। ये भी कुछ इसमें सैम्बल्स हैं। प्लस है, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये वही वाले हैं। और ये सब सेट जब हम सेट पढ़ेंगे उसके बाद सुपर सेट, प्रॉपर सेट, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये चीजें देख लेंगे। इसमें इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, मिनिमम हमारे पास यूज होती हैं। और जैसे स्क्वायर रूट है, परसेंटेज है, पाई है, एंगल है, तो ये हमें रीडिंग में आसानी देती हैं। एज सच इनके कोई रट्टे नहीं लगाने, इनके सबके हम जो है वो दूसरे मेथड भी देख लेंगे। अब आते हैं मेन चीजों पे। आज हम कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज इसमें फर्स्ट है। बट इसमें ये ना लगे कि मैथ जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वन पेपर के हवाले से, वन पेपर में हमारा सबसे मेन एजेंडा क्या है? चाहे पीपीएससी का दे रहे हैं, एफपीएससी का दे रहे हैं, या एमपीटी का दे रहे हैं, हमारा सबसे मेजर एजेंडा इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर और अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाइड आंसर। हाउ? कोई पूछने नहीं आएगा घर से कि आपने ये सवाल किया था और आपका ये जवाब आपने ठीक दिया है, तो कैसे इसमें किया एग्जैक्टली क्रॉस वेरिफिकेशन। अगर हम कहते हैं कि जी हमारा जवाब ठीक है और हम उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लें, तो दोनों तरफ से हमें तसल्ली हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। वन पेपर जो भी है, सबका टाइम मखसूस है, तो हमने लिमिटेड टाइम में ये चीजें भी करनी है। तो इन सबको जो है वो हमने लेके चलना है। ये सिलेबस आ जाए जी, पीपीएससी का। ये मैंने वैसे जब इसकी वीडियो अपलोड की थी तब भी ये बता दिया था। इसमें वो कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट करता है बेसिक नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और क्वेश्चन में बी रिलेटेड टू। अब वो बेसिकली टॉपिक बता रहा है, नंबर्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इंटरेस्ट रेट्स, टाइम, डिस्टेंस, वर्क प्रॉब्लम्स, और बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू एरिया, वॉल्यूम, ट्राइंगल, एटसेट्रा। ये सारी चीजें, और कैलकुलेटर का जो है वो यूज जो है वो हमें अलाउ नहीं है। सिलेबस के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिलेबस बेसिकली है क्या हमारा? एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वर्क प्रॉब्लम है, सीरीज है, इंटरेस्ट रेट है। ये हमारे पास सिलेबस है पीपीएससी का। अब जब हम तैयारी करते हैं एफपीएससी, एफपीएससी में कितने टॉपिक्स हैं? अरेथमेटिक मीन, ये टॉपिक एक अलग से है।
परसेंटेज, अलजबरा, और चौथे नंबर पे रेशो एंड प्रोपोर्शन। और साथ इसमें एवरेज वैसे ही हम कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन के जो सीरीज है वो अलग से करेंगे। इसमें ऐसी कोई चीज है जो पीपीएससी में ना हो? अगर हम पीपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और एमपीटी के पेपर उठा के देख लें, तो कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इससे बाहर हो। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीटी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा वन पेपर ऑलरेडी तैयार हो रहा है। हम पीएमएस की जीके की तैयारी कर रहे हैं, वन पेपर हम ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। या वन पेपर तैयार कर रहे हैं तो पीएमएस का जीके ऑटोमेटिकली तैयार हमारा हो रहा है। तो चीजों को हमने इम्बेजल नहीं करना। जब हमें टॉपिक क्लियर है, हमें स्टेटमेंट्स क्लियर है, हमें मेथड क्लियर है, तो फिर उसके बाद हमें कोई उसकी टेंशन होनी नहीं चाहिए कि जो सवाल आए, जैसा सवाल आए, जैसे मर्जी वो दे दे, हमने उसको टैकल डाउन करना है। क्लियर है? अब इसमें सिंपल जैसे बुक्स हैं, अ, अब आपके पास कारवान की हम बहुत परचेज करते हैं, अहमद नजीब की इंसाइक्लोपीडिया, JWT की देख लें, जीके इंसाइक्लोपीडिया, और एडवांस पब्लिशर वालों की देख लें, जो इनकी वन पेपर के लिए हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो इनका मेन बिजनेस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? असिस्टेंट SNGAD की बुक आ गई। तो क्या आपको लगता है कि ये नई किताब छापते हैं, इसी किताब का ही कवर चेंज होता है? अगर किसी ने परचेज की है तो उसे अंदाजा होगा। आप असिस्टेंट लेबर डिपार्टमेंट की दे दें, लेबर ऑफिसर की बुक ले लें, लेबर इंस्पेक्टर की बुक ले लें, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की बुक ले लें, किसी में कोई सिलेबस चेंज है? सारी यही किताबें हैं, सिर्फ उसका कवर चेंज करते हैं और हजारों की तादाद में वो किताबें जो है वो बेच देते हैं। यहाँ पर होती है गेम जो है हमारे माइंडसेट की। ठीक है, अब बड़े हो गए हैं तो परचेज नहीं करते, लेकिन बचपन में जरूर एक आध परचेज कर ही लेते हैं। तो खैर इनमें नहीं पढ़ना, जो नोट्स हैं मैथ के तो कहीं से भी सवाल मिल जाए, हमने उनको जो है वो प्रैक्टिस ही करनी है। अब आते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा इस सेशन का मकसद है। जाहिर सी बात है, फाइनेंसेस लगा रहे हैं आप, टाइम निकालेंगे, टाइम का सेक्रीफाइस होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फीस देनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं मेथड पे। अब हम कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये वैसे रैंडम कर रहे हैं, इसके सारे टॉपिक हमने सेशन में करने हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7, फाइंड द न्यू एवरेज। कितनी एवरेज होगी? अब जरा एक सवाल जो है वो प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं। एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? यही वाला फार्मूला होता है, आदाद का मजमुआ बटा आदाद की तादाद। यही फार्मूला, ये क्लियर है फार्मूला एवरेज का? इस क्वेश्चन का आंसर किस किस को आता है, ये जरा बताएं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 7, फाइंड द न्यू एवरेज। क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल ठीक हो गया। 207 तो खैर नहीं होगा। चलें, हम जरा एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज उसने खुद बता दिया, नंबर हमारे पास 10 है, एवरेज उसकी 20 है, मजमुआ उसका हो गया 20 ज़रब 10, 200।
हर नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 10। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, 70, और समेशन एक्स 70 डिवाइडेड बाय 10। ट्वेंटी सेवन। चले, ये तो इसका हो गया प्रॉपर मेथड। अब किसी को समझ आया है, किसी को समझ नहीं आया। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें वो कहते हैं कि किसी ने पीएचडी कर ली केमिस्ट्री पे। मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ी है आप में से किसी ने? क्या डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री की? दोबारा उसी सवाल पे जाते हैं। बिल्कुल, मैटर कंपोजिशन। मैं सारे सवाल लेता हूँ नासिर। इंटरेक्शन ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही थे मेन हमारे। और इनकी कंपोजिशन से हमने स्टार्ट की, किस तरह से एटॉमिक मॉडल बनेगा और ये सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास केमिस्ट्री में। अब हुआ ये कि देहात से एक बच्चे ने जो है वो कर ली पीएचडी केमिस्ट्री में। और वो बेचारा जो है वो केमिस्ट्री करने के बाद वापस आ गया अपने गांव में, और एक बूढ़े देहाती से मिला। तो उसने जब उससे पूछा केमिस्ट्री पढ़ी है, और उसने बहुत सारी उसे चीजें बताई, बहुत से मॉडल्स बताए। तो बाबा जी ने सवाल पूछ लिया कि मेरा एक क्वेश्चन है। उसने जमीन पे एक शेप ड्रा की, और उसके बाद दोबारा एक और इंटरनल शेल उसने बनाया, और इस तरह से उसने जो है वो चीजें बना। उसने कहा कि अगर मेरे क्वेश्चन का अगर जवाब दे दो तो मैं मान लूंगा तुमने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की है। उस बेचारे ने केमिस्ट्री के सारे मॉडल्स जो थे वो डिफाइन कर दिए, दुनिया जहान के मॉडल, बट बाबा जी इनकारी रहे। और फाइनली जो है वो बाबा जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये चंगेर है, ठीक है, और ये साथ उसके अंदर रोटी पड़ी हुई है, और साथ ऊपर प्याज कटे हुए हैं। तो उसने कहा कि मेरी नज़र में तुम फारिग हो, और तुमने कोई स्टडी स्टूडी नहीं की। जो पीएचडी है वो तुम्हें मुबारक हो, तुम मेरे छोटे से सवाल का भी जवाब नहीं दे सके। अब जरा इसी क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इफ एवरेज ऑफ 23, 20 एंड 15, या इसको जो है वो हम कर लेते हैं, इसको और मजीद इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इफ, या और करते, फाइंड द एवरेज दो, तीन और चार। वही उसी पे ही आ रहे हैं। दो, तीन और चार की एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? सबको जमा करेंगे, इनकी तादाद पे डिवाइड कर, और एवरेज होगी 3। क्लियर है ये? कोई इसमें कंफ्यूजन हो किसी को? एक और एवरेज फाइंड कर लेते हैं हम। 2, 6 और 7, इसकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइडेड बाय 3, 13, 15, और आंसर हमारे पास आया 5। इन दोनों में किसी को कंफ्यूजन हो? चले, अब हम इन नंबर को बढ़ा रहे हैं
इसको भी हमने 3 का इजाफा कर दिया, ये कितने हो गए? 2 में 3 जमा किया, 5। इसमें भी 3 जमा करें, क्या जवाब होगा? 6। और इसमें भी 3 जमा करें, 7। अब जरा इसकी एवरेज फाइंड करें। छः। एक सवाल हमने यहाँ पे लिखा था, इन सब में जो है वो 10-10 जमा कर देते हैं। ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। इसकी भी एवरेज फाइंड कर लें। 45 डिवाइडेड बाय 3 और एवरेज हो गई 15। अब इनमें किसी को कंफ्यूजन हो, पहले वाले दोनों में या अब वालों में? अब जरा आए मेथड पे। 3 नंबर थे, अब ये नंबर हम खत्म कर रहे हैं। उनकी एवरेज थी 3। हर नंबर में ऐड किया 3, तो एवरेज में कितना ऐड हुआ है? एवरेज में भी वही 3 ऐड हो गए। ये 3 नंबर थे, सब में क्या जमा किया? 10। और एवरेज में भी अगर 10 जमा करते हैं तो जवाब वही आया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसकी एवरेज फाइंड करें। 10। कोई कंफ्यूजन इसमें? हर नंबर को 2 से डिवाइड कर दें। इसका क्या जवाब आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो? 4। इसका क्या जवाब आएगा? 6। और इसका क्या जवाब आएगा? 5। अब इसकी एवरेज फाइंड करें। अब जो 2 से डिवाइड किया था इसको भी 2 से डिवाइड करें पिछले जवाब को, तो वही 5 जवाब आ रहा है। एक और इसमें देख लें। इन सब नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 40, 60 और 50। अब एवरेज फाइंड करें। अब जो बिल्कुल इसका पहला जवाब निकाला था इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 50 जवाब आ रहा है। अब लास्ट वन भी देख लें इसमें। इन सब में से जो है वो 5-5 सब्ट्रैक्ट कर लें। 3, 7 और 5, और इस जवाब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स हम जो चीज यहाँ पे कर रहे हैं जवाब में सिर्फ वही करनी है। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20। 7 इसमें क्या किया? ऐड। तो सिंपल हमने 20 में 7 जमा करना है। 27। अब वो कह दे कि इसमें जो है वो जो है वो डिक्रीज बाय 7, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे। 13।
वो कह दे ये सारे नंबर जो है वो डबल हो जाएंगे, हमारी एवरेज भी डबल हो जाएगी 40। वो कहे ये सारे नंबर हाफ हो गए हैं, एवरेज भी हमारी हाफ हो जाएगी। तो बेसिकली ये चीजें हमने करनी ही नहीं होती, ना ही इतना रफ अमल की जगह होती है, ना ही हमें मेथड जरूर आना चाहिए। मेथड सबसे पहले हमने मेथड किया, अब उसको हमने वेरीफाई किया कि कोई भी जब एवरेज की, और ये सवाल अक्सर वो देखने को मिल जाते हैं कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा हो, तो ये खैर हम जस्ट एक जो है वो मेथड के देखने के तौर पे करें, हमने कंप्लीट टॉपिक ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। रोमन नंबर, सिंपल एक चीज याद रखें, एलसीडी सबके घरों में लगी हुई है, कंप्यूटर पे है, मोबाइल पे है, तो एलसीडी पे देख रहे हैं, एलसीडी लगी हुई है ना उसकी, कंप्यूटर की डिस्प्ले जिसको हम कह देते हैं। बस एलसीडी और एम लास्ट वन है, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है, और ये 1000 है। जगह की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, एलसीडी एम। अब इसका मेथड क्या होता है कि हम जो है वो इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बनेगा। अब ये अलग से हमारा है। ये पीएमएस में भी अक्सर सवाल एक आध इसका आया होता है, एमपीटी में भी आया होता है। वो कहते हैं सी किसको जाहिर करता है, एम किसको जाहिर करता है। तो एलसीडी एम ये हमें याद हो, 20 तक वैसे जो है वो गिनती याद हो, बस फिर कोई मसला ही कोई नहीं होता इसका। तो खैर इसको डिटेल में जो है वो हम इसको आगे करेंगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। सीएसएस में ये 5 नंबर का सवाल आता है, पीपीएससी और एफपीएससी दोनों में ये सवाल आते हैं। ये क्वेश्चन इजी है या मुश्किल है? चलें, ये बहुत मुश्किल लग रहे हैं, मुझे लगता है कुछ सबको ही मुश्किल लग रहे हैं। चलें जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, मेथड इसके जब करेंगे तो तब इसके देखेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 54, ये क्लियर है कि उस जो वालिद है उसकी एज 54 साल है, इसमें कोई कंफ्यूजन? पहले फिक्रे में कोई कंफ्यूजन हो किसी को? 4 years बैक द एज ऑफ फादर वाज 5 times द एज ऑफ सन। 4 साल पहले बाप की जो एज थी वो बेटे से 5 गुना जो है वो ज्यादा थी। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। ये तो उसने हमें खुद बता दिया। अब वो पूछना चाह रहा है कि हाउ ओल्ड द सन विल बी आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो है वो बेटे की उम्र कितनी होगी। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो ये बताएं कि बाप की एज इस वक्त 54 साल है, और 4 साल पहले जो उसकी एज थी वो बेटे से 5 गुना थी, इस वक्त जो है वो बेटे की एज कितनी होगी। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो किसी को? चले, चले ऑफ है कैमरे सबके। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जो है वो मुश्किल भी समझे जाते हैं। अब इसको जरा हम जस्ट अब टाइम देख लें, क्योंकि ये समझाना भी है और उसमें भी देख लेते हैं। 10:19 हो गए। अगर बाप की एज इस वक्त 54 साल है, तो 4 साल पहले एज कितनी होगी?
अगर इस वक्त किसी की एज 54 साल है, तो 4 साल पहले एज होगी 50 साल। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, इफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 50, 5 times द एज ऑफ सन। ये क्लियर है? आ जाता है, भी आंसर भी आ जाता है। ये इसमें कोई मुश्किल है? पहले 54 साल थी, 4 साल पहले उसकी जो है 50 साल थी, ये तो सिंपल हमने वहीं से एक्सट्रैक्ट कर दिया। आंसर में हमें जो है वो सन की एज दी हुई है, यही होगी ना, सन एज, एज कितनी है 5 साल बाद। ऐसे ही है जो ये वाले जवाब दिए हुए हैं। हाउ ओल्ड द सन विल बी आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। तो इस वक्त इस जवाब के मुताबिक बेटे की एज बनती है 8 साल, मतलब 8 × 5 = 13। यहाँ पर बनती है 10 साल, यहाँ पर बनती है 14 साल, और यहाँ पर बनती है 17 साल। ऐसा ही है इस वक्त जो एज है बेटे की, क्योंकि जवाब में तो 5 उसने जमा करके बताया हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका ये 5 गुना है 50 साल? 15 × 5 = 75, 10 × 5 = 50। इसके जितने क्वेश्चन होंगे, पहले 10 क्वेश्चन हम इक्वेशन के साथ करेंगे, जो इक्वेशंस बनेगी उनकी, बाकी हम करेंगे इसके साथ। अब जरा हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। इसमें हमने हमेशा यूज करना है रिवर्सल मेथड। Present age of father is 54 years. 4 year back, the father was 5 times the age of son. How old the son will be 5 years after 5 years? तो इस वक्त बेटे की एज है या तो 8 साल, या 10 साल, या 14 साल, या 17 साल। हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं। अगर बेटा 8 साल का है, 40, तो 4 जमा किया तो 44, यहाँ पर तो 54 है। नेक्स्ट को जमा करें, 10 × 5 = 50, जो उसने बताया था 4 साल बैक, उसको जमा करें तो 54। नेक्स्ट 19 को जो है 14, 56 + 4 60, और यहाँ पर 17 × 4, 68 + 4 = 72। ये पहली बार देखने में बड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब इसके हम 8 10 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तो ना तो हमें इन 4 लाइनों की जरूरत होती है और ना ही किसी और चीज की। हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर जो बिल्कुल स्टार्ट में होगा वो हमें वेरीफाई हो जाएगा। ना सिर्फ उसका आंसर मिलेगा बल्कि वेरीफाइड मिलेगा। इक्वेशन करें फिर वही एक्स के चक्कर में फंस जाएंगे, एक्स, x = 4, x-5, बहुत सारे बढ़ते चले जाएंगे। ये समझ एज सच नहीं आया होगा, लेकिन कहीं कोई समझ लगा कि ये इजी है, ये मुश्किल है, कि हल हो सकते हैं, कि अगर इस पे प्रैक्टिस की जाए। इसका ऐसा कोई सवाल ऐसा नहीं है जो रिवर्सल मेथड से ना होता हो। बड़े से बड़ा सवाल होगा, जस्ट हमने उसके नंबर चेंज करने हैं और आंसर से हमने क्वेश्चन पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, जब ये 40 50 सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हो जाएंगे। दिस वन, ये क्वेश्चन
आठ, ये बता देता हूँ, 8 10 ये कैसे लिखा। आपकी एज 5 साल के बाद कितनी होगी? सिंपल अपनी एज कैलकुलेट करें। हाउ ओल्ड द सन विल बी आफ्टर 5 years। अब यहाँ पे सन की बजाय खुद को कंसीडर करें, आपकी एज 5 साल बाद कितनी होगी? तो इस वक्त कितनी है? तो यही बात है। 5 साल बाद अगर बेटा 13 साल का होगा तो इस वक्त कितने साल का है? 5 साल बाद 19 साल का होगा तो वो 14 साल का है इस वक्त। 5 साल बाद 15 साल का है तो इस वक्त वो 10 साल का है। ये वाली चीजें हमने कल करनी है कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर जैसे ये लिखी हुई है, ऑफ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब क्या होता है, मैथ में डिफरेंट होते हैं। तो ये कल हमने सारे पढ़ने हैं। अब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, बिफोर आफ्टर वाला, बिल्कुल। ये क्वेश्चन इजी होता है या मुश्किल होता है? नॉर्मल है, ट्रिकी है, कंफ्यूज्ड है? इक्वेशन इसकी कैसे बनती है, जू के पास जो है वो पैरेट की जो है वो 2 लेग्स हैं, लॉइन की 4 हैं, हेड उसके जो है वो 25 हैं, एक्स हम पहले वो कहते हैं जी, पैरेट इज इक्वल टू एक्स, लाइन इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई दोनों मिला के हुए 25, पैरेट के हुए 2 हेड, लाइन के हुए ये लेग्स और इसकी हुई 4, ये कुल मिला के हुए 90। और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे और आगे चलते जाएंगे। ऐसा ही होगा, फिर हम एक्स और वाई की जो है वो सारी चीजें जो है वो करके और हल कर लेंगे। आसान है, मुश्किल है? इसमें नंबर कितने नजर आ रहे हैं आपको? चलें, ये तो हम नहीं कर रहे हल, इसको वैसे करेंगे, इसको प्रॉपर इक्वेशन से हल। इस पूरे सवाल में नंबर आपको कितने नजर आ रहे हैं? कौन कौन से नंबर्स हैं? एक लिखा हुआ है 25 और एक लिखा हुआ है 90। इनको सेपरेट करना को मुश्किल है? ये दो नंबर अलग करने हैं सिर्फ। चलें जी, क्लियर है। छोटा नंबर इनमें से कौन सा है? 25। छोटे नंबर को आप डबल कर दें, कितना हो जाएगा? इसमें से इसको निकाल दें, बड़े नंबर से। 40 बच गया। इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये आपके लाइन है। तो पेरेंट्स कितने होंगे इसमें? टोटल तो 25 थे, 20 उसमें शेर है, तोते कितने हैं? 5। आई थिंक सो ये कैलकुलेशनल भी समझाने के लिए लिखी है। यहीं से करें, 25 50, 90 में से 50 किया, 40 40 2 से तकसीम किया और 20 इसमें शेर हैं, उसमें जो पूछ रहे हैं उसको हमने जवाब देना है। जू वाले सारे सवाल इसी से हल हो जाएंगे, मतलब आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एक और सवाल मैं ये करवा देता हूँ, जरा हम खुद से उसको जो है वो बना लेते हैं।
एक जू में हैन एंड रैबिट्स हैं। हेड काउंट जो है उनका 70 है, और लेग्स काउंट उनका 240 है। इसमें बताएं रैबिट्स कितने हैं और हैंस कितनी है। छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 70 को डबल करेंगे कितना होगा? 140। 140 को माइनस कर दें 240 में से, क्या बच गया? 100, और उसको डिवाइड कर दें 2 से, ये आपके पास रैबिट। टोटल एनिमल 70 थे, तो हैंस कितनी है? 20। अब वेरीफाई कर लें। 50 और 20, 70। इसकी 4 और ये 2, 200 और 40। यही स्टेटमेंट नहीं थी? जो पहला आंसर आपके पास आएगा वो 4 लेग्स वाले उसमें होंगे। एक और करवा देता हूँ, लार्जर वैल्यू अमाउंट पे आ जाए। जू है, उसमें हेड्स जो हैं वो 250 है, लेग्स जो है वो 900 है। इसमें जो है वो टाइगर है और 7 पैरेट। क्या करेंगे? 250 को डबल करें 500, 500 में से 900 से निकाल दें 400, दो से डिवाइड किया, 200 टाइगर हैं इसके अंदर, और 50 इसके अंदर पैरेट है। जो पहला जवाब आएगा वो 4 लेग्स वाले होंगे। अब ये तो आपको ये नहीं कहना कि लूले लंगड़े थे उसके अंदर, वो 2 एनिमल तो लिखेगा। और उस एनिमल का आपको ये बताओ किसकी जो है वो टांगे 4 होती है और किसकी जो है वो 2 होती है। जो पहला आंसर हमारे पास आता है वो 4 लेग्स वाले हैं। खैर इसकी हमने 8-10 क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये बताएं कि ये सवाल अब मुश्किल लग रहा है या आसान है। लेकिन इसकी 10-12 क्वेश्चन इसके जो है वो प्रैक्टिस कर लें, तो फिर कैलकुलेटर की कहीं जरूरत है? कहीं भी जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन और मजीद करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली इनके फड्डा होता क्या है। ये सवाल मुश्किल है या आसान है? 6 men वर्किंग 8 hours a day अर्न 1275 per week. 8 men working 6 days a week, 6 days, 6 hours a day will earn per week, कितना अर्न करेंगे? ये मुश्किल है या आसान है? टी वाले भी हो जाएंगे। अच्छा, ये सवाल अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और आप उससे ये पूछें कि 100 वाला लेस कितने का है, ये सवाल कैसा लगेगा? 100 वाला लेस कितने का होगा?
जैसे वो कहते हैं भाई वो 50 वाली कुल्फी कितने की है। 6 आदमी काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं। वो भी आ जाएंगे। टोटल काम कितना हुआ, 6 आदमी है, 8 घंटे काम किया और इनको मिले हैं 1275 रुपये। अब आदमी कितने हैं, 8, और घंटे कितने हैं, ये कितने कमाएंगे। इन्होंने भी 48 घंटे काम किया। सेम आंसर। लेकिन ये होंगे प्रैक्टिस से। एक चीज जो इनकी जो मेन वो है वो प्रैक्टिस है। तो कहीं कैलकुलेशन की जरूरत है, कोई एक्स वाई कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, कहीं कोई हमने कट कुट करना है, कुछ भी नहीं करना। चलें इस क्वेश्चन पे जो है वो कंक्लूड करते हैं। 1/6 = 1/12। इसको जमा करने में किस किस को कंफ्यूजन है कि एलसीएम लेंगे 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, 3/12 1/4। ये सवाल किस किस को नहीं आता, क्योंकि हमने फ्रैक्शन तो टोटली करनी है। चलें कोई नहीं, क्योंकि बेसिक तो हमने पहले नंबर सिस्टम में यही करने हैं। चलिए ये मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है। चलिए 1/6 = 1/12। एंड दिस वन, ये मुश्किल है या आसान है। ये 6 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में काम कर रहा है। 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही तो सोल्यूशन है इसका सारा, बस दिस वन। 3 बंदे डाल देंगे, 4 डाल देंगे, किसी को निकाल देंगे, जो भी करना है वो हमने इससे करना। और हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। वो कह दे ए और बी जो है वो दोनों मिल के 4 दिन में काम मुकम्मल करते हैं, ए जो है वो 6 दिन में काम मुकम्मल करता है, बी कितने दिन में करेगा अकेला। सारा यही फंडा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई मैथ मुश्किल लगी है या आसान लगी है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। रिकॉर्डिंग जो इसमें ये नहीं होगी,